खुशामदीद, बहुत बहुत स्वागत आपका प्रोग्राम सलाम जेके आप देख रहे हैं दिल्ली के स्टूडियो से बराह रास्त। मैं हूं आपके साथ आसिफ रशीद और हमेशा की तरह 90 मिनट तक के इस प्रोग्राम में हमारा आज साथ देंगे गौहर कुछ है। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में भी मुख्तलिफ मौज़ूआत हैं जिन पर एक एक करके हम बात करेंगे और इनमें सबसे अहम मौजू अफगानिस्तान रहेगा, चूँकि सूरत हाल हर गुजरते दिन के साथ तब्दील हो रही है और पिछले 12 से 24 घंटों के दौरान अहम पेशरफ्त हुई है और नई हुकूमत के साथ ही दुनिया भर से रद्द-ए-अमल भी सामने आना शुरू हुआ है। नई दिल्ली के अंदर भी हलचल काफ़ी तेज़ हुई है। इस हवाले से आपको बड़ी खबर बताएंगे, चूँकि दिल्ली के अंदर मुलाकातों का सिलसिला तेज़ हो गया और वाशिंगटन और रूस के शहर मॉस्को के अंदर क्या कुछ हो रहा है, अफगानिस्तान की नई हुकूमत और इसके बाद जो हल्फ बर्दारी की तकरीब होगी इसमें क्या कुछ अहम रहने वाला है, आप तक तमाम डिटेल्स थोड़ी देर में पहुंचाएंगे। और बात जम्मू कश्मीर की भी होगी, जहां पर मुमकिना कोविड-19 की तीसरी लहर का खतरा बढ़ रहा है, इस तरह की बात कही जा रही थी। लेकिन मुल्क के कुछ मारूफ शख्सियात ने या जो माहिरीन हैं, जो सेहत के बड़े इदारों के साथ काफ़ी वक्त से काम करते रहे हैं, उनकी तरफ से एक इंकशाफ किया गया है और ये बताने की कोशिश हुई है कि कोविड-19 का खतरा ज़रूर है लेकिन इतनी जल्दी भी नहीं आ सकती तीसरी लहर, जितना इस वक्त मुल्क के अवाम के सामने बातें की जा रही हैं। और इसमें कुछ उनकी तरफ से फैक्ट्स या फिगर्स जो हैं वो पेश किए गए हैं, बताया गया है कि आखिर क्यों कोविड-19 का इम्कान तीसरी लहर का इस वक्त कम है। साथ ही आज के प्रोग्राम में आपको बताएंगे कि जम्मू कश्मीर इंतजामिया की तरफ से कुछ अहम फैसले लिए गए हैं सरकारी अफसरान के खिलाफ, सरकारी महकमों के खिलाफ और कई अहम शख्सियात के खिलाफ अब जम्मू कश्मीर इंतजामिया कार्रवाई करने जा रही है। कार्रवाई क्यों होगी, तमाम डिटेल्स थोड़ी देर में हमारे साथ कश्मीर ब्यूरो चीफ भी जुड़ेंगे और आप तक पहुंचाएंगे। इसके अलावा जम्मू कश्मीर इंतजामिया का एक और बड़ा फैसला, जो नाम तब्दील करने को लेकर इंतजामिया की तरफ से कदम गुज़श्ता दिनों उठाया गया था, उसमें अब एक कमेटी तश्कील देकर इंतजामिया की तरफ से मजीद कुछ मकामात की निशानदेही की गई है। कुछ तालीमी इदारे हैं, कुछ बड़े कॉलेजेस हैं और इनमें शुरुआत वादी कश्मीर से होने जा रही है। तमाम डिटेल्स आपके सामने थोड़ी देर बाद रखेंगे। इसके अलावा बात किसानों की भी होगी, सुप्रीम कोर्ट के हवाले से बात करेंगे, जहां पर मुबैना जो पेगासस जासूसी मामला है उस पर अदालत में सरकार को एक बार फिर फटकार लगी है और वक्त मांगा गया है जवाब के लिए। डिटेल्स थोड़ी देर में आपके सामने रखेंगे और आपको जम्मू सूबे की तरफ कुछ खबरें हैं वहां भी लिए चलेंगे, क्योंकि जम्मू के अंदर जहां एक कत्ल का मामला सामने आया है, 2 भाइयों का कत्ल किया गया है, मामला पूरा क्या था, डिटेल्स जानने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद राजौरी के अंदर पुलिस की कार्रवाई चल रही थी, लेकिन जम्मू कश्मीर के बाहर राजौरी के 18 नौजवानों की गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। क्या कुछ मामला थे आपके सामने रखेंगे। इसके अलावा आज के प्रोग्राम में बात करेंगे कि जम्मू कश्मीर के अंदर इस वक्त पार्लिमान की कायमा कमेटी का दौरा चल रहा है, दौरे का आखिरी दिन है, लेकिन इसके साथ साथ आपको ये बताना जरूरी है कि 9 और 10 तारीख से यानी कल से एक और शुरुआत होने जा रही है। जम्मू कश्मीर के लिए मरकजी वुज़रा जाएंगे, दौरा होगा अगले 9 हफ्तों तक और कल जब शुरुआत होगी तो पहली जो लिस्ट हमने आपको कुछ दिन पहले प्रोग्राम में बताई थी, सरकार ने कल के दौरे के लिए 9 तारीख को वुज़रा के नामों की फहरिस्त जो है वो जारी कर दी है हुकूमत की तरफ से। कौन कौन वुज़रा कल जम्मू कश्मीर जाएंगे, तमाम डिटेल्स आपके सामने रखेंगे और प्रोग्राम के आखिरी 20 मिनट हमारी कोशिश रहेगी कि आपकी लाइव कॉल्स प्रोग्राम में शामिल कर आपकी बात भी सुनी जाए। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ सबसे पहले आज की तारीख से करेंगे, हिस्ट्री ऑफ द डे से। क्या कुछ अहम वाक़यात हैं जो आज के दिन यानी 8 सितंबर को दुनिया भर के मुख्तलिफ हिस्सों में हुए हैं। 1320 में गाजी मलिक यानी गियासुद्दीन तुगलक दिल्ली के सुल्तान बने, आज ही का दिन था। जॉर्जियन कैलेंडर को जब आप उठाकर देखते हैं, 1946 में बल्गारिया ने बादशाहत का खात्मा करने का ऐलान किया और यहाँ पर एक जमहूरी निज़ाम बल्गारिया के अंदर इसके बाद काम कर रहा है, यानी शुरुआत आज ही के दिन 1946 में हुई थी। जो बादशाहत का सिलसिला था वो ख़त्म कर दिया, जो बरतानिया के अंदर आज भी चलता है। बैंक ऑफ इंडिया की बुनियाद साल 1906 में आज ही के दिन 114-115 साल कब आज ही का दिन था जब आज ही के दिन बुनियाद डाली गई बैंक ऑफ इंडिया की, साल 1906 में जॉर्जियन कैलेंडर के मुताबिक 8 सितंबर को। वियना में इंटरपोल की तंसीब 1923 में हुई, आज ही का दिन था। और 1967 में युगांडा में कदीम कबायली निज़ाम का खात्मा हुआ और रिपब्लिकन हुकूमत कायम की गई। यानी एक तरफ जहां पहले एक मुल्क का हमने आपको बताया कि बादशाहत यहां पर ख़त्म हुई, दूसरी तरफ युगांडा के अंदर भी इंतखाबात कराने को लेकर आज ही के दिन साल 1967 में अहम पेशरफ्त हुई थी और बड़ा ऐलान वहां के उस वक्त के निज़ाम चलाने वाले लोगों की तरफ से किया गया था। ये तारीख में आज के दिन कुछ अहम थे, कुछ वाक़यात रहते हैं जो छूट जाते हैं, उसके लिए माजरत, लेकिन वक्त चूँकि बहुत कम होता है और कोशिश रहती है कुछ ऐसे अहम वाक़यात हैं जिन पर नज़र फौरी तौर पर हम 2 से 3 मिनट के अंदर दौड़ाएं और कुछ चीज़ें
जो माजी में हुई हैं, शायद गलतियों से सीखा भी बहुत चीज़ें सीखी जा सकती हैं। लेकिन अब खबरों के सिलसिले की तरफ बढ़ते हैं और शुरुआत अफगानिस्तान की खबर से करते हैं, क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर 15 अगस्त 2021 को तालिबान काबुल तक पहुंचा, लेकिन जाते जाते यानी आज 7 सितंबर को शाम होते होते प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन सभी नामों का ऐलान कर दिया जो अबूरी हुकूमत का हिस्सा होंगे और अब अगले कई वर्षों तक अफगानिस्तान के अंदर निज़ाम चलाने वाले हैं। जी हाँ, बिल्कुल। अफगानिस्तान में जहां तालिबान की जानिब से 15 अगस्त को काबुल तक वह पहुंचे, उसके बाद ही गुज़श्ता जुमा को तालिबान को हुकूमत का ऐलान करना था, लेकिन कुछ फैसले ऐसे थे जो न कर पाए। उसकी वजह से उस ऐलान को उन्होंने मौखर किया और बाज़ाब्ता तौर पर कल काबुल में ज़बीहुल्लाह मुजाहिद की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जाता है और बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान किया जाता है हुकूमत का। और इस सिलसिले में जब ऐलान हुआ है ज़बीहुल्लाह मुजाहिद की जानिब से, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने जो वहाँ के वज़ीर आज़म, नायब वज़ीर आज़म और दीगर जो अरकान हैं उनका ऐलान कर दिया है। मुल्ला अख़वान, उसे वज़ीर आज़म मुंतखब किया गया है और साथ ही साथ जो सिराज हक़ानी वज़ीर दाखिला, मौलवी मोहम्मद याकूब मुजाहिद को वज़ीर दिफा मुकर्रर कर लिया गया है। और उसके साथ ही कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जिन्हें देखना भी ज़रूरी है कि जिन नामों का जिक्र किया गया है कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, उनमें मुल्ला बरादर वो भी शामिल हैं और साथ ही साथ जो दूसरे सिराजुद्दीन हक़ानी, वो FBI की जानिब से एक मामले में वो वांटेड था 2008 में, जब काबुल में एक धमाका हुआ होटल के अंदर, उसको लेकर FBI की जानिब से वो वांटेड लिस्ट में था। और साथ ही साथ अगर मुल्ला बरादर जो UNSC सैंक्शन लिस्ट 2001, वो भी उसमें उसका नाम भी शामिल है। यानी बहुत सारे ऐसे नाम थे जिनकी उम्मीद नहीं की जा रही थी लेकिन नई हुकूमत का हिस्सा बने। अब आपको कुल मिलाकर एक तरफ जहां पर हुकूमत चलाने वाले लोगों के लिए वज़ीर आज़म, डिप्टी वज़ीर आज़म, ये दो इस बार जो नायब वज़ीर आज़म होंगे अफगानिस्तान के अंदर, उनका ऐलान तालिबान की तरफ से किया गया है। अब अहम नाम कौन से हैं जिनकी नज़रें सब पर थी? दुनिया के कई बड़ी इदारों की तरफ से कई लोगों को वांटेड जो टेररिस्ट की लिस्ट थी उसमें डाला गया था, उनमें सिराजुद्दीन हक़ानी का नाम भी था। और जब काबुल के अंदर एक धमाका किया था, एक सरकारी इमारत को भी उन्होंने निशाना बनाया था और इल्ज़ामात उन पर लगे थे, तो उसके बाद से माना जा रहा था कि मुल्क के अंदर जो हुकूमत बनेगी उसमें उनका बड़ा रोल हो भी सकता है, चूँकि तालिबान के साथ उनके काफ़ी गहरे ताल्लुकात रहे हैं। और जो नए नामों का ऐलान हुआ है उसमें मोहम्मद हसन अखुंद अबूरी वज़ीर आज़म बनाए गए हैं। नाइब वज़ीर आज़म अव्वल मुल्ला अब्दुल गनी बरादर, जिनका पहला नाम ये चल रहा था कि शायद वो कमान संभालेंगे, सरबराह होंगे, आमिरुल मोमिनीन उन्हें बनाया जाएगा, लेकिन उन्हें नाइब वज़ीर आला अव्वल बनाया गया है। और दोइम बनाया गया है मौलवी अब्दुल सलाम हनफी को, यानी 2 डिप्टी प्राइम मिनिस्टर होंगे। ज़बीहुल्लाह मुजाहिद, जिनने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तस्वीर आपके सामने उनकी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान चूंकि इनको खुद भी इत्तलात और नशरियात महकमे के अंदर एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है अफगानिस्तान के अंदर, मौलवी अमीर खान मुतक्की को मुल्क का वज़ीर ख़ारजा मुकर्रर किया गया है। शेखुल्ला मनीर नई अफगान हुकूमत में आज के वक्त में वज़ीर तालीम की हैसियत से काम करेंगे। सबसे अहम नाम शेर मोहम्मद अब्बास तनकज़ई, जिनकी नेशनल डिफेंस अकेडमी के अंदर यानी हिंदुस्तान से इनका नाता जोड़ा जा रहा था, तो शायद हो सकता है कि ताल्लुकात बेहतर हों, इसके लिए एक अच्छे ओहदे पर इन्हें ले जाया जा सकता है। मगर इनको आज के वक्त में जो सरकार के अंदर जगह दी गई है उनको नायब वज़ीर ख़ारजा की हैसियत से काम करना होगा। ये एक तरफ वज़रा के नाम है। मुहाजिरीन के लिए खलीलुर रहमान हक्कानी को वो महकमा उनके पास चला गया है। इत्तलात और सकाफ़त के वज़ीर खैरुल्लाह खैरख्वाह होंगे। इसी तरीके से ज़बीहुल्लाह मुजाहिद, जिनको वज़ीर इत्तलात, नाइब वज़ीर इत्तलात की हैसियत से काम करना होगा, जो अब तक ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन की हैसियत से काम भी कर रहे थे। हालांकि फ़िलहाल ये जिम्मेदारी भी उनके पास रहनी है, लेकिन पहले ही जो तालिबान ने ऐलान किया था सबकी नज़रें इस पर मरकूज़ थी और अक़वाम मुत्तहिदा से लेकर अमेरिका और भारत पाकिस्तान से काफ़ी ज़्यादा इस पर बहस मुबाहिसा हो रहा था कि ख़वातीन को क्या अफ़गानिस्तान के अंदर नई वजारतों के अंदर जगह मिलेगी। लेकिन उससे साफ तौर पर ऐलान जब हुआ है तो कोई भी ऐसी खातून नहीं है जो मुल्क के अंदर अबूरी हुकूमत का हिस्सा बन पाई हो। हालांकि निचले स्तर पर या जो निचले लेवल पर जो लोग काम करेंगे उनके साथ खवातीन भी काम कर सकती हैं, पुलिस हो, सिविल इंतजामिया हो, यहाँ पर बतौर मुआविन वो काम कर सकती हैं। तालिबान की तरफ से ये भी ऐलान कर दिया गया है। अब बहुत सारे लोग हैं जिनको इस वक्त अलग अलग महकमे दिए गए हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि
अबूरी काबीना जो है इस वक्त कैबिनेट जो काम करेगी फौरी तौर पर कैसे मुल्क की मुआशी सूरत हाल को संभालना है, मुल्क के सरहदों के मामलात है वो कैसे संभालने हैं, उसके लिए भी 3-4 बड़े नामों का ऐलान करते हुए जिम्मेदारी दे दी गई है। अबूरी काबीना में वजीर बराए आला तालीम अब्दुल बाकी हक्कानी को जिम्मेदारी दी गई है। ये हक्कानी नेटवर्क के बहुत अहम रुकन हैं और पाकिस्तान की सरहद तक जलालाबाद सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा ये सरगर्म रहे हैं। इसके अलावा मवासलात नजीबुल्लाह हक्कानी जो इस वक्त मवासलात के जितने भी निज़ाम हैं, कम्युनिकेशन का सारा निज़ाम वो संभालेंगे। इन तकर्रियों के अलावा अब्दुल हक वासिक को इंटेलिजेंस का डायरेक्टर बनाया गया है और मरकजी बैंक का डायरेक्टर हाजी मोहम्मद इदरीस को तालिबान की तरफ से बनाया गया। ये बड़ी जिम्मेदारियां दी गई हैं। लेकिन इन सब में अहम चीज़ क्या है कि आज के वक्त में सिराजुद्दीन हक्कानी जिनको वज़ीर दाखिला बनाया गया है और दाखिला अमूर जितने भी हैं वो उनको देखने हैं और इसलिए भी हक्कानी काफ़ी ज़्यादा, चूँकि प्रोग्राम के आगाज़ में ही गौहर ने आपको बताया कि 2 तरह की लिस्टें हमारे पास हैं। एक के अंदर जहां पर ग्लोबल टेररिस्ट ने करार दिया गया था, जो टॉप 10 मोस्ट वांटेड की लिस्ट सामने आई थी, उसमें यूएनएससी हो, यूएन हो, सभी लोगों की तरफ से सैंक्शंस लगाई गई थी। उसमें पहले तो सिराजुद्दीन हक्कानी जो एफबीआई के साथ जिसका कनेक्शन है, साल 2008 में काबुल के अंदर एक होटल को निशाना बनाया जाता है, उसके बाद एक सरकारी इमारत को निशाना बनाया जाता है, तो उसमें इसका नाम आया था और इस बार जब उन्हें बनाया गया तो तालिबान के निज़ाम पर सवाल भी उठे हैं। इसके अलावा रहबरी शुरा का जिनको हेड बनाया गया है मुल्ला अखुंद, यानी जो वज़ीर आज़म होंगे, उनको बताया जाता है कि मुल्ला उमर के बहुत करीबी हैं, वो काफ़ी गहरे रिश्ते उनके साथ हैं और जब वो जलालाबाद में शुरुआती दौर था 1989 और 90 के आसपास, तो उस वक्त ये काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहे हैं उनके साथ साथ और एक मदरसे का हिस्सा भी रहे हैं जहां पर वो इब्तदाई मराहिल में तालीम भी दे रहे थे बच्चों को, मुल्ला उमर, तो उनके साथ काफ़ी वक्त तक काम किया है। ये वो तमाम चीज़ें हैं, तमाम वो मामलात हैं जो अफ़गानिस्तान के हवाले से हैं। चूँकि अब जितने भी नाम सामने आए हैं किसी ना किसी के साथ ज़रूर टैग लगाने की कोशिश माजी में भी हुई है और बहुत सारे लोगों पर सैंक्शंस भी लगी हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अब आगे ताल्लुकात कैसे तमाम उन ममालिक के साथ होंगे, पाकिस्तान है, भारत है, चीन है, इन सभी ममालिक को, हालांकि बहुत सारे ममालिक को हुकूमत साजी के लिए जो ऐलान अभी होना था तो उससे पहले ही बुलाया गया था, मदऊ किया गया है, जो तकरीब होने जा रही है कल या परसों गालिबन तकरीब हो जाएगी, तो उसमें तमाम लोगों को जब जिम्मेदारियां दी जाएंगी, फाइनलाइज होंगी चीज़ें, नाम तो सबके ऐलान कर दिए गए हैं, लेकिन हुकूमत में जिम्मेदारियां जब दी जाएंगी तो उसमें कौन कौन से मुल्क उस वक्त शामिल होंगे ये बड़ी बात होगी। रूस, कतर, चीन समेत तुर्की या पाकिस्तान, इन सभी 6 ममालिक को कुल मिलाकर तालिबान की तरफ से पहले ही दावतनामा भेजा गया है। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताएं, अमेरिका चलिए इस बीच आपको तालिबान की बात हो रही है तो इससे पहले हम अमेरिका और रूस के बारे में आपको बताएं, लेकिन ज़रा जम्मू कश्मीर के हवाले से भी एक बयान अफगानिस्तान से सामने आया है। तालिबान के दोहा के अंदर जो सियासी दफ्तर के तर्जुमान हैं सुहेल शाहीन, उनका बयान सामने आया है और उन्होंने जम्मू कश्मीर के हवाले से गौर बात की है और ये बड़ा बयान उनका दूसरी मरतबा, जहां पर गुज़श्ता दिनों उन्होंने जिक्र किया था कि दुनिया भर के कहीं पर भी किसी हिस्से के अंदर भी किसी मुसलमान को परेशान किया जाता है तो वो उसके लिए आवाज़ बुलंद कर सकते हैं, उनके पास हक है। जम्मू कश्मीर का भी उन्होंने जिक्र किया था। एक बार फिर जम्मू कश्मीर का नाम लेकर तालिबान की तरफ से वजाहत की गई है। अपने पिछले बयान पर भी सफाई देते सुहेल शाहीन नजर आए हैं। जी हाँ बिल्कुल, जहाँ कल अबूरी हुकूमत का ऐलान किया गया है वहीं पर तालिबान तर्जुमान सुहेल शाहीन का एक बयान सामने आया। मसला कश्मीर को लेकर उन्होंने कहा कि हम उसमें दखल नहीं देंगे, ये भारत और पाकिस्तान का दो तरफा मसला है और दोनों जो मुज़ाकरात होंगे वो दोनों, लेकिन उसमें तालिबान का कोई रोल नहीं होगा, अफगानिस्तान का कोई रोल नहीं होगा और ना ही उस मसले को लेकर तालिबान उसमें दखल देगा। तमाम ममालिक के साथ बेहतर ताल्लुकात के ख्वाह है, ये सुहेल शाहीन की तरफ से बयान सामने आया, जहाँ पिछले हफ्ते उन्होंने कहा था कि कहीं भी दुनिया के अंदर भी अगर कहीं पर मुसलमानों के साथ कोई भी ऐसा रवैया रखा हो जाएगा तो तालिबान उसमें दखल दे सकता है। लेकिन साथ ही साथ मसले कश्मीर की बात भी उन्होंने की है। लेकिन कल जब अबूरी हुकूमत का ऐलान किया गया है उसके बाद ही ये बयान सुहेल शाहीन की जानिब से, जो तालिबान का तर्जुमान है, उन्होंने कहा है कि मसले कश्मीर पर वो दखल नहीं देंगे और ये भारत और पाकिस्तान का दो तरफा मामला है।
चलिए इस बीच आपको एक और बड़ी खबर बताते हैं। जहां पर अफगानिस्तान की बात हो रही है तो हुकूमत के ऐलान के चंद घंटों के बाद ही अमेरिका और रूस का रद्देमल सामने आया। हल्फ बर्दारी की तकरीब में चूंकि रूस को भी बुलाया गया था, लेकिन बड़ा बयान दोनों ममालिक की तरफ से सामने आया है और दोनों ने तालिबान की नई हुकूमत को तस्लीम करने से इनकार कर दिया है। रूस की तरफ से जहां पर सबसे पहले तालिबान के साथ बात होनी चाहिए, यह बयान दिया गया था जब 15 अगस्त को जो कार्रवाई हुई थी अफगानिस्तान के अंदर, लेकिन उसके बाद से एकदम से पिछले बयान को पलटकर उस मौक़िफ़ से जब उनको अफगानिस्तान के अंदर बुलाया गया है हल्फ बर्दारी की तकरीब में, तो दोनों ममालिक इससे हट गए। हालांकि अमेरिका के साथ बेहतर ताल्लुकात तालिबान चाहता है, जो कल भी बयान में कहा गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया, लेकिन तालिबान की नई अबूरी हुकूमत के क़याम के ऐलान के बाद अमेरिकी सदर जो बाइडन ने फौरी तौर पर तालिबान की हुकूमत को तस्लीम करने से इनकार कर दिया है। और दूसरी तरफ रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि सबकी नुमाइंदगी नई हुकूमत में होनी थी, तभी इस हुकूमत को वो तस्लीम करेंगे और हल्फ बर्दारी की तकरीब में भी वो शामिल होंगे। यानी एक शर्त रख दी है कि अगर सारे जितने भी कबाइल हैं, जितने लोग इस वक्त अफगानिस्तान के लिए इस जंग का हिस्सा थे, लड़ाई लड़ रहे थे, उन सभी लोगों को हुकूमत में जगह मिलनी चाहिए, जिसके बाद वो हल्फ बर्दारी का इस तकरीब का हिस्सा बनेंगे, जो मुमकिन तौर पर जुमे के रोज होने जा रही है। जी हाँ, अफगानिस्तान में अबूरी हुकूमत के ऐलान के बाद ही अमेरिका के सदर जो बाइडन की जानिब से बयान सामने आया है, जहाँ उन्होंने कहा है कि तालिबान हुकूमत को तस्लीम करना बहुत आगे की बात है। ये उनका कहना है और साथ ही साथ फिलहाल कोई इरादा नहीं है कि वो तालिबान को तस्लीम करेंगे। और साथ ही साथ दूसरी तरफ से रूस की जानिब से भी रूस के वज़ीर ख़ारजा सरगेई लारोव का कहना है कि तालिबान हुकूमत में सबकी नुमाइंदगी होगी तो तालिबान को तस्लीम करेंगे। ये रूस की जानिब से भी बयान सामने आया है। सबकी नुमाइंदगी होगी तभी वो इस हुकूमत को तस्लीम करेंगे। वज़ीर ख़ारजा सरगेई लारोव और साथ ही साथ सदर व्लादिमीर पुतिन की तरफ से भी इस पर रद्देमल सामने आया है। इधर अक़वाम मुत्तहिदा ने भी साफ कर दिया है कि सूरत हाल कुछ ऐसी है, इस वक्त लड़ने झगड़ने के बजाय सभी ममालिक को आगे आने की जरूरत है दुनिया भर के, और अफगानिस्तान के अंदर जो इंसानी बहरान पैदा होने का खदशा मुसलसल सता रहा है, बढ़ रहा है, उससे बचने के लिए कोशिश होनी चाहिए थी। इस तकरीब में पहले ही जैसे मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान, चीन, तुर्की और कतर को भी शिरकत की दावत दी गई है और ये भी कहा जा रहा है कि नई हुकूमत के ऐलान के बाद ये जो तकरीब होगी जुमे के रोज़ हो सकती है, चूँकि जुमे के दिन ही इस तरह की जो मकामी वहाँ पे जो अभी तक काम करने वाले लोग हैं उनकी तरफ से भी कहा गया है कि तालिबान की तरफ से जो तैयारियाँ की गई हैं वो सिर्फ जुमे के रोज़ ही रखी जा रही हैं। मुस्तकबिल को करीब से देखेंगे, ये भी माना रूस के सदर और साथ ही तुर्की के सदर का बयान भी सामने आया रजब तैयब अर्दोगान का। उनकी तरफ से कहा गया कि नई हुकूमत जो बन रही है उसके साथ राब्ते में है। साथ ही उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि नई हुकूमत का मौजूदा ढांचा कब तक चलेगा ये देखना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद से उनकी तरफ से कोई ऐलान किया जाएगा, लेकिन ज़रूर वो इसका हिस्सा बनेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के तर्जुमान फरहान हक ने भी न्यूयॉर्क में बयान देकर कहा है कि मुज़ाकरात और जामे तस्फिया ही अफगानिस्तान में पायदार अमन ला सकेगा और इसलिए सभी को इस वक्त आगे आने की ज़रूरत है। ये तमाम वो चीज़ें हैं जो इस वक्त सरहद के उस पार यानी अफगानिस्तान के अंदर हो रहा है। और अफगानिस्तान की जो सूरत हाल है, अब आपको ज़रा दिल्ली ले आते हैं और दिल्ली के अंदर सूरत हाल क्या है। अमेरिका और रूस का रद्देमल सामने आने के बाद नई दिल्ली के अंदर आज सबकी नजरें टिकी हुई हैं, चूंकि बड़ी कुछ अहम शख्सियात दिल्ली के अंदर मुलाकात कर रही हैं, हलचल काफी तेज हुई है और CIA के चीफ और रशियन सिक्योरिटी हेड इस वक्त दारुल हुकूमत नई दिल्ली में मौजूद हैं, जहां पर कौमी सलामती के मशीर अजीत डोभाल से वो मुलाकात कर रहे हैं और आगे की हिकमत अमली रूस और अमेरिका के साथ तय पाएगी गौहराज नई दिल्ली के अंदर। जी हाँ, जहाँ अफगानिस्तान के अंदर हुकूमत तश्कील दी गई है, ऐलान किया गया, वही भारत के अंदर भी अब जो है उस पर नजर बनाए रखे हुए। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर दिल्ली में हलचल और मीटिंगों का सिलसिला लगातार चंद रोज कबल ही 2 रोज कबल ही जहाँ वज़ीर आज़म की रिहाइश गाह पर एक आला सतही मीटिंग मुनक्कद हुई है, वहीं पर आज CIA चीफ रूस सिक्योरिटी सरबराह दिल्ली में मौजूद है और NSA अजीत डोभाल से उनकी मुलाकात हुई। मास्को वाशिंगटन में आला सतही वफूद पहुंच गए हैं और माना जाता है कि अफगानिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल है और उसके असरात जो हमसाया ममालिक हैं किस तरह के होंगे या आगे की हिकमत अमली उनकी क्या कुछ होगी, उस पर बातचीत होगी। अजीत डोभाल और CIA चीफ के दरमियान, दोनों के दरमियान ये मीटिंग होगी और क्या कुछ होगा अफगानिस्तान के मामलात को लेकर उस पर बातचीत होने वाली है। NSA अजीत डोभाल के साथ जो मुलाकात हुई है, विलियम बर्न्स की
जो सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी यानी जो खुफिया इदारा अमेरिका का है उसके चीफ हैं, उन्होंने नई दिल्ली में मुलाकात की है और जो इस वक्त की सूरत हाल जो पनप रही है अफगानिस्तान पर, उस पर बातचीत हुई है। लेकिन आज का दिन काफी अहम है, जहां पर हाई लेवल इंटेलिजेंस डेलीगेशन दिल्ली के अंदर मौजूद है, तो दूसरी तरफ न्यूयॉर्क और मॉस्को के अंदर भी भारत की वजारत खारजा और दीगर जो वफूद इस वक्त पहुंच गए हैं, वहां पर मुलाकातें तेज हुई हैं। लेकिन आज रूस के सेक्रेटरी सिक्योरिटी काउंसिल हैं, जो जनरल सिक्योरिटी काउंसिल जनरल निकोले पोत्रोशेव, वो आज वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे, कौमी सलामती के बशीर अजीत डोवाल से मुलाकात करेंगे और वज़ीर खारजा एस जयशंकर के साथ मुलाकात करने वाले हैं, जो वजारत खारजा के तर्जुमान की तरफ से जानकारी दी गई है। इसके अलावा जो अमेरिका का भारत के अंदर जो एम्बेसी है, वहां पर कुछ सीनियर ऑफिशियल से मुलाकात होने वाली है, जिनमें जो विलियम बर्न्स भी है, CIA के चीफ है, उनके साथ मुलाकात होगी और दोनों साउथ ब्लॉक्स के अंदर US और रूस के आने वाले जो ओहदेदारान हैं उनके साथ मुलाकात होगी। तालिबान की तरफ से जहां पर गुज़श्ता रात ही यानी शाम होते होते उनकी तरफ से हुकूमत का ऐलान किया गया, उसके बाद अब आज का दिन काफी अहम है। इधर वज़ीर आज़म 16 सितंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए SCO के इजलास से खिताब भी करेंगे और उसमें भी माना जा रहा है कि अमेरिका के अंदर या जो क्वाड में जो बातें अब तक अफगानिस्तान के हवाले से भी हुई है, क्वाड की मुस्तहकम उसे बनाने के लिए जो बातचीत हुई है सितंबर 24 पर को लेकर, इस पर भी बात होगी। और इसके अलावा एक और वर्चुअल समिट यानी ब्रिक्स का इजलास जो कि कल होने जा रहा है, इसकी भी वज़ीर आज़म सदारत करेंगे और रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन, चीन के सदर शी जिनपिंग के अलावा अजीत डोभाल भी प्रेजेंटेशन सिक्योरिटी के मामलात पर कल देने वाले हैं। ये बड़ी बात है। दूसरी तरफ एक और खबर भी आ रही है कि अफगानिस्तान के पड़ोसी ममालिक के वज़राए खारजा का इजलास भी होने वाला है, वर्चुअली तौर पर यह इजलास होने वाला है। चीन, ईरान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज़्बेकिस्तान इसमें शरीक होंगे और पड़ोसी ममालिक के वज़ीर खारजा का यह इजलास अफगानिस्तान की जो बदलती सूरत हाल या दरपेश चैलेंजेस है, इलाकाई इस्तेहकाम को यकीनी बनाने पर भी गौर किया जाएगा। ये माना जाता है कि अफगानिस्तान मुस्तहकम ट्रांजिट ट्रेड खत्ते में सिक्योरिटी के लिए किरदार अदा करेगा। तो चलिए, ये थी अफगानिस्तान की सूरत हाल और क्या कुछ दीगर ममालिक के अंदर किस तरह के बयानात सामने आए हुकूमत के बाद ही। तो चलते हैं, अब बात करते हैं मुल्क के अंदर किस तरह की हालात है, जहां पर लगातार किसानों का एहतजाज जारी है। 9वें महीने में दाखिल हुआ है या 10वें महीने में चल रहा है इस वक्त किसानों का लगातार एहतजाज। 3 ज़रूरी कवानीन के खिलाफ जहां किसानों का एहतजाज लगातार मुल्क के अंदर जारी है, वही किसानों का करनाल सेक्रेटरीट के बाहर गैर मुअय्यनी मुद्दत का धरना भी लगातार जारी है। सेक्रेटरीट के मरकजी दरवाजे पर किसानों का कब्जा है, ये राकेश टिकैत का कहना है। मुतालबा तस्लीम नहीं किए गए तो गैर मुअय्यना धरना शुरू किया जाएगा। 28 अगस्त को पुलिस के किसानों पर लाठीचार्ज के बाद ही किसानों का धरना है। उनका मानना है कि पुलिस की कार्रवाई, जो पुलिस ने कार्रवाई की है लाठीचार्ज, जिसमें कुछ किसान जो जख्मी हुए थे, उनका मानना है कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जो मजिस्ट्रेट है SDM की जानिब से जो हुक्मनामा जारी है, उनका मानना है किसानों का कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और जब तक कार्रवाई नहीं होगी और जब तक उनके मुतालबात पूरे नहीं होंगे तब तक उनका धरना जो है एहतजाजी धरना वो जारी रहेगा। किसानों के हवाले से बात थी। गुज़श्ता रोज मीटिंग भी हुई लेकिन बेनतीजा साबित हुई। करनाल की इंतजामिया के साथ 5 अजला में मुसलसल इंटरनेट सर्विसेज बंद है, मोबाइल इंटरनेट बंद रखा गया है ताकि किसी तरह की अफवाहों से बचा जाए। इसमें जींद भी है, इसमें कैथल भी है और इसमें करनाल जिले को भी शामिल किया गया है, जहां पर काफी ज्यादा घमासान मचा है। लेकिन आज दिन की क्या कुछ सूरत हाल रहेगी, महापंचायत होने जा रही थी और उसके बाद जब मीटिंग बेनतीजा साबित हुई तो सिविल सेक्रेटरीट की तरफ मार्च भी निकाला गया किसानों की तरफ से। बढ़ते आगे बात अदालत उज़्मा की। मुल्क के अंदर पेगासस जासूसी मामला मुल्क की सबसे बड़ी पंचायत यानी पार्लियामेंट के अंदर और बाहर काफी ज्यादा गूंजा, जिसकी वजह से जो पार्लियामेंट का मॉनसून सेशन था वो इस बार भी काफी हद तक ये कह सकते हैं कि रायगा हुआ। वक्त काफी ज्यादा जाया किया गया और मामला सिर्फ पेगासस का था, जिस पर दोबारा अब मामला अदालत उज़्मा में पहुंचा है। अगली समाअत 13 सितंबर को जरूर होगी, लेकिन फिलहाल अदालत की तरफ से जरूर इसमें सख्त नोटिस लिया गया है और जो अर्जी गुजार हैं कई लोगों की तरफ से इसमें PIL फाइल किया गया है, उन्होंने इस पर तफ्तीश कराने का भी अदालत से मुतालबा किया है।
चूंकि कई लोगों पर मुल्क की अहम शख्सियात, सियासतदान हो, सहाफ़ी हों और दीगर कई अहम शख्सियात को निशाना बनाने, उनकी पर्सनल डिटेल्स निकालने के इल्ज़ामात हुकूमत पर लगे थे और एक स्पाईवेयर या एक पेगासस जिसका नाम है या सॉफ्टवेयर है उसका इस्तेमाल हुकूमत ने किया। ये इल्ज़ाम सरकार पर लगा था, जिस पर सरकार की तरफ से अदालत के अंदर भी कल भी जवाब ज़रूर दिया गया, लेकिन मजीद जवाब के लिए उन्होंने 1 हफ्ते का वक्त मांगा है। दूसरी तरफ पार्लियामेंट के अंदर भी सरकार ने पहले ही साफ किया था कि ऐसा कोई भी मामला या हिज़्ब इख्तिलाफ की तरफ से जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं उसके पास ऐसे ठोस शवाहिद मौजूद नहीं है जिसके बिना पर ये कहा जाए कि ये मामला काफ़ी हद तक सही है, इल्ज़ामात सही हैं। इनकी तरदीद हुकूमत की तरफ से की गई थी, लेकिन अगली समाअत का इंतजार है, 13 सितंबर को होने जा रही है। 1 हफ्ते का वक्त सरकार ने मांगा है अदालत से और इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता सरकार की तरफ से जवाब देंगे। सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ अब जरा बात कोविड की भी करते हैं, चूंकि कोविड मुल्क के अंदर मुमकिन तीसरी लहर, जिसके लिए काफ़ी ज़्यादा ये माना जा रहा था कि शायद एक बड़े पैमाने पर बच्चों को कोविड-19 की तीसरी लहर शिकार बना सकती है, लेकिन फिलहाल इसका इम्कान नहीं है। किसका बयान है, गौहर आपको बताएंगे। जी हाँ, जहां कोविड-19 को लेकर तीसरी लहर के हवाले से पहले ही आगाह किया गया था कि शायद सितंबर अक्टूबर में तीसरी लहर का इम्कान है, लेकिन तीसरी लहर का कोई इम्कान नहीं है। ये मुल्क के माहिरीन का दावा है। उन्होंने दावा किया है कि नए वायरस के आने तक कोई खतरा नहीं है और तेज़ी से फैलने वाले वायरस फिलहाल मौजूद नहीं है। ये मुल्क के अंदर जो माहिरीन हैं, तिबी माहिरीन, उनका कहना है, उनका दावा है कि तीसरी लहर आने का कोई इम्कान नहीं है। क्यों पहले ही जिस तरह से कहा गया था कि तीसरी लहर के लिए तैयार रहना है, तीसरी लहर आ सकती है, ज़्यादा खतरनाक हो सकती है और इस सिलसिले में हुकूमत की जानिब से कई इक़दाम भी उठाए गए थे तिबी जो सहूलियात हैं उसको लेकर, लेकिन माहिरीन ने इस हवाले से अब आगाह किया है कि कोई भी इस तरह कोविड-19 लहर की तीसरी लहर का कोई इम्कान नहीं है। माहिरीन की तरफ से 2 तर्क इसमें दिए गए हैं। एक ये कि जिस डेल्टा वायरस से भारत इस वक्त गुजर रहा है उसके केसेस तो बहुत सारी रियासतों में आए हैं, कम केसेस हैं, लेकिन कोई तेजी से फैलने वाला वायरस फिलहाल मुल्क के अंदर मौजूद नहीं है। इसलिए कोविड-19 या थर्ड वेव जिसको हम नाम दे दें, उससे पहले कोई इस तरह की लहर फिलहाल नजर नहीं आ रही है, नंबर 1। नंबर 2 ये कहा गया है कि मुल्क इस वक्त 2 तरह के वायरस से गुजर रहा है। एक जो अगस्त सितंबर 2020 में सामने आया, यानी कोविड-19 इसको नाम दिया गया। उसके बाद कोविड-19 SARS-2 जिसकी एक और शक्ल, जिसका एक और नाम दिया गया। पॉजिटिव केसेस बहुत ज़्यादा आए और मार्च 2021 में केसेस सबसे ज़्यादा सामने आए, लेकिन डेल्टा वायरस जो था सबसे ज़्यादा इस साल के आगाज़ में जिसके केसेस सामने आए, केसेस यहाँ तक कि 4 लाख तक भी चले गए। सरकार को काफ़ी तनकीद का सामना करना पड़ा, सवाल काफ़ी ज़्यादा उठे क्योंकि बहुत सारी रियासतों के अंदर सूरत हाल ऐसी बनी जहाँ पर पानी के ऊपर तैरती लाशें देखी गई, अस्पतालों की अब तक सूरत हाल देखी गई, निज़ाम में काफ़ी ज़्यादा कमियाँ देखी गई, खामियाँ देखी गई, जिस पर सवाल उठे। लेकिन इस बार माहिरीन का मानना है कि डेल्टा के बाद कोई ऐसा नया वायरस नहीं है जो काफ़ी तेज़ी के साथ फैले और किसी को ह्यूमन टू ह्यूमन हो, इंसान से किसी दूसरे इंसान के अंदर तेज़ी से फैले, जिससे मुमकिन तौर पर जो इक़दाम सरकार को अब करने की ज़रूरत है वो ये है कि कम से कम बच्चों के अंदर जो नई किस्म की बीमारी है उससे बचने का मशवरा दिया गया है। लेकिन तीसरी लहर का फिलहाल इतना ज़्यादा कोई खतरा नहीं। ज़रूर कुछ लोगों की तरफ से सरकार को पहले भी मशवरा दिया गया था कि तैयारी इतने समय पे होनी चाहिए, अक्टूबर के स्टार्टिंग में या मिड में जाकर कोविड की तीसरी लहर आ सकती है, मगर उसके लिए कई माहिरीन की तरफ से इस पर दोबारा स्टडी करने के बाद आज कुछ मजीद तर्कों के साथ ये कहा गया कि तीसरी लहर का फिलहाल कोई भी इम्कान नहीं है। बढ़ते हैं आगे, बात अब जम्मू कश्मीर की करते हैं और इंतजामिया के एक अहम फैसले की। पिछले दिनों एक फैसला लिया गया जम्मू कश्मीर के अंदर, जिनने मुल्क के लिए जान कुर्बान की है, चाहे वो फौज में रहने वाले लोग हों, पुलिस में रहने वाले लोग हों, सिविल इंतजामिया में काम करने वाले लोग हों, मुल्क के लिए खिदमात अंजाम देते देते वो कुर्बान हो गए, चले गए इस दुनिया से। उनके नामों पर तालीमी इदारों या दीगर कुछ अहम मकामात हैं, उनके नाम पर यादगारें बनाई जाएंगी, ये इंतजामिया की तरफ से कहा गया। इन सब के बीच में अभी कुछ हफ्तों का वक्त ही गुजरा है, इंतजामिया की तरफ से एक और कमेटी तश्कील दे दी गई है और कमेटी को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है कि वो श्रीनगर के अंदर, शुरुआत श्रीनगर से एक और होने जा रही है कि एक बड़े कॉलेज और श्रीनगर के अंदर कुछ सड़कों के नाम तब्दील करने और कुछ अनसंग हीरोज़ या जिनकी कई समाजी खिदमात रही हैं हुकूमत के मुताबिक, उन सभी लोगों का नाम श्रीनगर के अंदर इन अहम मकामात के साथ जोड़ा जाएगा, उनकी याद में इनका नाम रखा जाएगा। कुछ तालीमी इदारों को एक तरफ, लेकिन श्रीनगर के अंदर भी एक कॉलेज का नाम इंतजामिया की तरफ से दिया गया और
मजीद कुछ सड़कों के नाम भी आने वाले दिनों के अंदर तब्दील किए जाएंगे। गौहर, जम्मू कश्मीर इंतजामिया का एक और फैसला है जो तालीमी इदारों और अहम मकामात के नाम तब्दील करने की तैयारियां जोरों पर। इस सिलसिले में कमेटी भी तश्कील दी गई है। श्रीनगर रोड कॉलेज का नाम तब्दील किया जाएगा और हुकूमत ने नाम के लिए कमेटी भी तश्कील भी दी गई है। और इस सिलसिले में माना जाता है कि जो है पद्मश्री अवार्डी प्लेयर राइटर लेट मोतीलाल कीमू, उसका नाम भी शायद आ सकता है किसी और जो जिंदा कोल है उसका नाम भी कॉलेज पर रखा जाए, उसे तब्दील किया जाए कॉलेज के नाम पर। इस खबर पे मजीद बात करने के लिए हमारे साथ श्रीनगर से जुड़ चुके हैं सईद तजम्मुल। तजम्मुल, इस हवाले से क्या कुछ तफसीलात हैं, क्योंकि जो खबर आ रही है कि एक कमेटी तश्कील दी गई है कि श्रीनगर के अंदर कुछ अहम मकामात है, चाहे कॉलेज है या रोड है, उन्हें जो अनसंग हीरोज है जम्मू कश्मीर के, उनका नाम उसमें तब्दील किया जा सकता है, उन्हें नए नाम दिए जा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया गवर्नर कुचे साहब। आसिफ रशीद, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी ने कुछ साल कबल इस तरह के इकदाम उठाए और जिसके बाद शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर पर भी बोर्ड तब्दील करने की खबर आई। उसके बाद शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस श्रीनगर के नाम की तब्दीली का भी चर्चा होने लगा। लेकिन उसके बाद उस वक्त बयान आए कि सरकार के पास कोई ऐसी तजवीज ज़ेर गौर नहीं है जिसमें आप जो अहम शख्सियात जम्मू कश्मीर की, जिसमें मरहूम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, अब्दुल कलाम आज़ाद, बादशाह और ज़ैनुल आबिदीन और बाकी अहम मुसलमानों के जो रहनुमा रह चुके हैं और मिडल ईस्ट और मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से आकर जम्मू कश्मीर में दीन का प्रचार किया और जम्मू कश्मीर के लोगों को अपने शहरी हकूक और जिंदा दिली का एक दर्ज भी दे के गए। उसके बाद तजवीज थी तो नामों का अब जिक्र तक नहीं होगा तारीख में और भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में यूटी सरकार के साथ मिलकर नामों को तब्दील करेगी। लेकिन बाद में बयान आया कि ऐसी कोई तजवीज ज़ेर गौर नहीं है। लेकिन आज की बड़ी खबर है कि जम्मू कश्मीर में मौलाना आजाद रोड से लेकर जीरो ब्रिज से लेकर बख्शी स्टेडियम तक और हैदरपुरा में ज़ेर तामीर डिग्री कॉलेज, सरकारी डिग्री कॉलेज और उसके बाद जो ओल्ड हॉस्पिटल का हम स्कूल कहलाते थे जो कि बिल्कुल जवाहरनगर में मौजूद है, बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल, उसका नाम भी तब्दील किया जाएगा। हालांकि प्रोफेसर रियाज पंजाबी मरहूम का भी नाम लिया जा रहा है, प्रोफेसर हामिदी कश्मीरी का भी नाम लिया जा रहा है कि इन शख्सियात ने जिस वक्त रईस जामिया या शायरी और अदब और बाकी तकाजों को हर हाल में पूरा करने की कोशिश की। 2 नाम मुसलमानों के भी रखे गए हैं और बाकी नाम जो है वो कश्मीरी पंडित होंगे जिन्होंने जम्मू कश्मीर में इन टेम्पल्स की ट्रस्टिंग के तौर पर काम किया और बताया जाता है कि उन्हें बहुत ज्यादा परेशानियों से गुजरना पड़ा जब उन्हें जम्मू कश्मीर अपना मातृ वतन छोड़ना पड़ा और उसके बाद जम्मू या दीगर इलाकों में रिहाइश पजीर होने लगे। अब सरकार के पास ये जो 2 तरह के फार्मूले हैं, एक जब भी इंतखाबात आते हैं तो कश्मीरी पंडित बरादरी को कहा जाता है कि उनके घर वापसी के इंतजाम मुकम्मल किए जाएंगे, दूसरी तरफ कहा जाता है कि उनके रिहायशी कॉलोनियां तामीर की जाएंगी। तीसरा मामला अब यह है कि उनकी जो अहम शख्सियात हैं जो बड़े अवार्डी के तौर पर, साहित्य अकादमी अवार्डी के तौर पर जाने जाते थे और उसके बाद उनके नाम से अब कॉलेज और उसके बाद कई अहम जगहों को उनका नाम दिया जाएगा। लेकिन कश्मीरी पंडित बरादरी से अब से कुछ देर पहले मैंने इस का जिक्र किया जो कि बड़ी अहम ओहदों पर इस वक्त है। उन्होंने कहा जिंदों को वापस नहीं ला सके लेकिन भला ऐसे नाम देकर हमारे जो मामलात हैं, हमारे जो जज्बात हैं उन्हें और उभारा जाता है। यानी जब आप कोई वतन छोड़ते हैं, अपना होमलैंड छोड़ते हैं, उसके बाद दूसरी जगह जाते हैं तो सरकार ने अब अपनी कोशिशें मजीद तेज कर दी। और ये जो कमेटी का आपने तज़किरा किया, अब ये नाम जो होंगे ये न सिर्फ मुतलका सिक्योरिटी एजेंसी CID बल्कि डिफरेंट फॉर्म्स GAD से होते होते, काउंसिल से होते होते ये आखिरी मरहले में लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास होंगे और ये एक रूटीन मशक है और इस मशक को पूरा करने में कुछ दिन लग सकते हैं, जिसके बाद बाकायदा तौर पर जब आप अगली सुबह देखेंगे तो इन कॉलेजों, इन रोड्स पे, इन अहम मकामात पर इन अहम नामों का जो जिक्र होगा वो लिखा होगा और ये कॉलेज या यूनिवर्सिटी जो होंगे ये रिनेम करके, अब बहुत जगह है आज इसके बाद जहां मरहूम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के नाम पर तकरीबन कश्मीर में जब आप देखते हैं या जम्मू में देखते हैं शेर कश्मीर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर, ये जो नाम होंगे आहिस्ता 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 अब इनको भी तब्दील किया जा सकता है। और बताया जाता है कि सिक्योरिटी फोर्सेस, आर्मी, पुलिस में बड़े से बड़े लोगों ने जो अपने जम्मू कश्मीर और मुल्क के लिए कुर्बानियां दी है उनके नाम भी ये जो कॉलेज इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह होगा
उनके नाम रखा जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया सईद जमुल, श्रीनगर से हमारे सीनियर साथी अब बता रहे थे, तफसीलात फराहम कर रहे थे, लेकिन 4 नाम फटाफट से दोबारा आपके सामने रखें जिनका इंतजामिया की तरफ से जो रिकमेंडेशंस चली गई हैं इंतजामिया के पास। एक तो मरहूम जिंदा कौल, इनका नाम भी सामने आया है, रिकमेंडेशन जो सरकार के सामने आई हैं, और लेट मोतीलाल कीमो, ये 2 वो नाम हैं। पद्मश्री अवार्ड जीता था लेट मोतीलाल कीमो ने, और लेट जिंदा कौल जिन्होंने 1956 में उनकी जो शेरी मजमुआ था सुमरन, इसके लिए उन्हें पहले ऐसे शायर थे जिन्होंने साहित्य अकेडमी अवार्ड 1956 में जीता था। इनकी काफ़ी ज़्यादा खिदमात रही हैं अदबी दुनिया में भी, इसलिए अदबी खिदमात को मद्देनजर रखते हुए इंतजामिया फैसले लेने जा रही है। और इनके नाम पर माना जा रहा है कि ज़ीरो ब्रिज, या जो आज के वक्त में ज़ीरो ब्रिज बख्शी स्टेडियम तक की जो सड़क है लाल चौक की तरफ, लाल चौक से ज़ीरो ब्रिज की तरफ जाने वाली, वो इनके नाम पर रखा जा सकता है। और इससे पहले जो नाम हमने बताया मोतीलाल कीमो, उनके नाम पर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज हैदरपुरा रखा जा सकता है। ये तजवीज़ जो सरकार के पास चली गई है। 2 और बड़े नाम हैं। बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल जवाहर नगर का नाम प्रोफेसर हामिद कश्मीरी मरहूम के नाम पर हो सकता है, ये भी सरकार के पास जो है सिफारिशात चली गई हैं। और इसके अलावा विमेंस कॉलेज श्रीनगर, ज़राना कॉलेज श्रीनगर जो है वो मरहूम प्रोफेसर रियाज पंजाबी के नाम पर किया जा सकता है। और पहले ही सूबाई इंतजामिया को, जिला तरक्याती कमिश्नर को इस सिलसिले में हिदायत दे दी गई है कि ऐसे मकामात की निशानदेही की जा सके। अब जो टीम बनाई गई है उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज, डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, डिपार्टमेंट और पंचायत राज के लोग रखे गए हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी को शामिल किया गया है, हर हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को, वो इस कमेटी के रुकन होंगे। स्पेशल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस CID विंग के होंगे जम्मू कश्मीर के। एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी GAD महकमे के होंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी कल्चरल डिपार्टमेंट और डिविजनल कमिश्नर कश्मीर जम्मू, इन दोनों को, यानी सूबाई कमिश्नर जम्मू और कश्मीर, दोनों को कमेटी का मेंबर बनाया गया है। इसके अलावा जो इसकी निगरानी करेंगे, जिनकी निगरानी में काम होगा, हेड करेंगे कमेटी को, वो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी हैं महकमा दाखिला के, और उनकी तरफ से फाइनल रिपोर्ट तमाम अरकान के साथ, तमाम जो डिटेल्स ग्राउंड जीरो से कलेक्ट की जाएंगी सूबाई इंतजामिया कश्मीर और जम्मू से, उसके बाद सरकार को एक रिपोर्ट सौंपी जाएगी और वहां से फैसला होगा कि इन 4 नामों के जो अहम मकामात जो इंतजामिया की तरफ से चुने गए हैं, इन 4 अहम शख्सियात के नाम पर इनके नाम आगे मुस्तकबिल में रखे जाएंगे। वक्त छोटे से ब्रेक का है, हमारे साथ आप रहेंगे क्योंकि ब्रेक के उस पार आपको बताएंगे कि जम्मू के अंदर क्यों 2 भाइयों का कत्ल कर दिया गया और जम्मू कश्मीर के कुछ नौजवानों की गिरफ्तारी मुल्क के एक अहम रियासत के अंदर हुई है, और क्या कुछ पूरे मामला थे आपके सामने रखेंगे। इसके अलावा सरकारी अफसरान, सरकारी महकमों और जो तिजारत पेशा अफराद हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, उनके खिलाफ कार्रवाई होने जा रही है। हमारे साथ रहिएगा।